माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर 8 की हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे सेक्शन 59। पहला ही कहता है ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को भूमि आदि को सौंपा जाना। यानी 59 में बताया जा रहा है क्या कि जो भी जमीन राज्य सरकार में निहित है, जो भी भूमि राज्य सरकार में निहित है, उस भूमि को वो ग्राम पंचायतों को सौंप सकती है। तो क्या कर सकती है? सॉरी, तो जो भूमि स्टेट में वेस्ट है यानी राज्य सरकार में है, राज्य सरकार उस लैंड या उस भूमि को किसको सौंप सकती है, किसमें वेस्ट कर सकती है? ग्राम पंचायतों में कर सकती है या अन्य स्थानीय प्राधिकारी जो वहां पे लोकल लेवल पे हैं उनको दे सकती है। लेकिन राज्य सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? बाय नोटिफिकेशन इन गजट, यानी अधिसूचना द्वारा गजट में लिखकर। अब प्रश्न है, अधिसूचना द्वारा गजट में लिखकर राज्य सरकार ने कौन कौन सी लैंड ग्राम पंचायतों को दे दी है, वो बताता है सेक्शन 59, जिसमें पहला ही आपका कहता है कि कोई भी जोत है या कोई भी बाग है, कोई जोत या कोई बाग अगर किसी का है उसके सिवा, मतलब इसको छोड़ दे, अगर कोई जोत में कोई जोतदार है और कोई बाग जो किसी भी टेनी होल्डर्स का है, ठीक है, जोतदार का है, उसको छोड़कर जितने भी जोत हैं उन सब का आवंटन यानी वेस्ट कर सकती है राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में, चाहे ऐसी भूमि खेती योग्य हो या न हो। इसका यह अर्थ हुआ कि अगर कोई भी लैंड जोतदार के कब्जे में है जिसमें वो जोत बो रहा है, या कोई भी जिसमें बाग लगाया है, उसको नहीं वेस्ट करेगी ग्राम पंचायतों में, बल्कि इसको छोड़ दीजिए, इसके सिवाय जो बचेगी उन सब को क्या कर सकती है राज्य सरकार? ग्राम पंचायतों में निहित कर सकती है। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है? ग्राम पंचायतों में क्या कर सकती है? ग्राम पंचायतों की जमीन पर यदि कोई बाग लगाया है, यानी ग्राम जमीन किसकी है? ग्राम पंचायत की है, उसमें कोई बाग लगाया है तो उसको भी ग्राम पंचायत को राज्य सरकार सौंप देगी। और क्या बता रहा है? कोई ग्राम पंचायत में चरागाह है, कब्रिस्तान है, शमशान है, खलिहान है, चक रोड है, मार्ग है, या कोई भी सेक्टर मार्ग है, या कोई भी नदी तक सड़क का कोई मार्ग जा रहा है, तो वो सारे के सारे मार्ग, चक रोड, शमशान, कब्रिस्तान, चक रोड, सारा का सारा किसमें निहित कर सकती है राज्य सरकार? साहब ग्राम पंचायतों में। और क्या कह रहा है कि उस ग्राम पंचायत एरिया में अगर कोई वन है या कोई मत्स्य क्षेत्र है, मत्स्य मतलब मछली जहां पालन करते हैं, मत्स्य का क्षेत्र है, तो उसे भी ग्राम पंचायत में वेस्ट यानी निहित कर सकती है। अब राज्य सरकार में निहित कोई वृक्ष, अगर कोई ऐसा पेड़ है जो वृक्ष है जो राज्य सरकार में निहित है, तो राज्य सरकार उसे ग्राम पंचायतों में निहित कर सकती है। इतने ही नहीं, एक चीज और कह रहा है कि राज्य सरकार में ऐसी निहित भूमि दखल रहित न भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिसमें दखल रहित न हो, दखल न हो, दखल है तो फिर नहीं, अगर दखल न रहित भूमि है तो ऐसी भूमि को राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में क्या कर सकती है? वेस्ट कर सकती है। इसके बाद कहता है कि कोई राज्य सरकार कोई एरिया है ग्राम पंचायत का जहां पे हाट लग रहा है, बाजार लग रहा है, मेला लग रहा है, तालाब है, सरोवर है, जल मार्ग है, नौ घाट है, इन सब को क्या कर सकती है राज्य सरकार? वेस्ट निहित कर सकती है ग्राम पंचायतों में। फिर कह रहा है कि और भी जमीनें जो ग्राम पंचायतों में पहले से निहित हो। इसी के साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, इस धारा के लागू होने के पहले, यानी इस कोड के लागू होने के पहले, मतलब यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 2006 के लागू होने के पहले जो भी जमीन ग्राम पंचायतों में थी वो भी कंटिन्यू कर जाएंगी ग्राम पंचायतों में, अर्थात ग्राम पंचायतों में निहित हो जाएंगी। तो ये ऊपर के जितनी भी लिस्ट हमने गिनाया है सेक्शन 59 में, वो सारी के सारी लैंड चाहे तो राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत में वेस्ट कर दे और चाहे किसी लोकल अथॉरिटीज में कर दे। तो ये बात हमने आपको बता दिया सेक्शन 59।
लेकिन इसके साथ साथ 59 के साथ साथ तालाब, जैसा कि आपने देखा कि तालाब का मैनेजमेंट की बात आई ना, कि तालाब अगर होगा तो तालाब किस में वेस्ट कर जाएगा, तालाब भी तो वेस्ट करेगा। इस स्टेट में है तो स्टेट ग्राम पंचायतों में कर सकता है। अब कह रहा है कि जब ये वेस्ट कर दिया इतनी 59 में जमीनें या जो भी है, सरोवर, तालाब या जलमार्ग, चकमार्ग, जो भी है लैंड, तो राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा इन्हें वापस भी ले सकती है। यानी ये दे सकते हैं हम तो ले भी सकते हैं। तो राज्य सरकार अगर कोई भी भूमि निहित करती है किसमें, किसी भी ग्राम पंचायत में या किसी लोकल अथॉरिटीज में, तो उससे वो वापस भी ले सकती है। लेकिन वापस भी लेने का तरीका वही है, बाय नोटिफिकेशन इन गजट, तभी वो वापस ले पाएगी। अगर मान लीजिए राज्य सरकार ने कोई भी तालाब किसमें वेस्ट कर दिया ग्राम पंचायत में निहित कर दिया, तो उसका प्रबंधन अर्थात उसका मैनेजमेंट उस ग्राम का पंचायत करेगी, जो कि सेक्शन 61 में बताया गया है। सेक्शन 61 आपको स्पष्ट बता देता है, क्या बताता है कि अगर कोई भी तालाब है और वह तालाब वेस्ट यानी निहित कर दिया गया है ग्राम पंचायत में, तो उसका प्रबंधन यानी उसका मैनेजमेंट उस तालाब का कौन करेगा, तो ग्राम पंचायत करेगी जिसमें वह निहित है। और यह बात सेक्शन 61 में बताई गई है। लेकिन इसमें भी दो क्लासिफिकेशन मारा गया है। पहला कहा गया कि अगर तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ या उससे कम है, कितना है, 0.5 एकड़ या उससे कम है, तो फिर ऐसा तालाब उस ग्राम पंचायत क्या करेगी, उस ग्राम में रहने वालों के लिए उपयोग के लिए छोड़ देगी, अर्थात पब्लिक यूज के लिए, यानी फॉर पर्पस ऑफ पब्लिक यूज, यानी जनता के लिए, उस गांव के, उस ग्राम पंचायत के जनता के उपयोग के लिए, यानी सार्वजनिक उपयोग के लिए उसे छोड़ देगी अगर तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ या उससे कम है। लेकिन कह रहा है कि अगर क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से ज्यादा हुआ, कितना है, 0.5 एकड़ से ज्यादा है, तब LMC अर्थात लैंड मैनेजमेंट कमेटी यानी भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से उसे रेंट पर उठा देगी, अर्थात उसे किराए पर दे देगी और किराए पर देकर उससे किराया अर्न करेगी और ऐसा पैसा ग्राम पंचायत की भलाई के काम में लाया जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इससे जुड़ा एक सेक्शन अभी और आता है जिसमें कि हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक सेक्शन यहाँ पे 67 में जाके इसी में जुड़ेगा, जिसमें कहा जाता है कि जो ग्राम पंचायत की संपत्ति है, अब ग्राम पंचायत की संपत्ति पेड़ भी हो सकती है, ग्राम पंचायत की संपत्ति तालाब भी हो सकती है, ग्राम पंचायत की समिति, ग्राम पंचायत की संपत्ति उसकी लैंड भी हो सकती है। तो ग्राम पंचायत की संपत्ति को कोई क्या कर रहा है, उसमें डैमेज कर रहा है, तो क्या परिणाम होगा, इसी का जवाब हमारा सेक्शन 67 देता है। सेक्शन 67 कहता है कि ग्राम पंचायतों की संपत्ति को क्षति, दुरुपयोग या उसका गलत उपयोग करने के बाद क्या परिणाम होगा। तो यहां पे देखिए 3 चीजें लिखा हुआ है कि संपत्ति है ग्राम पंचायत की, और ग्राम पंचायत की संपत्ति में क्या किया जा रहा है, 3 काम किया जा रहा है, या तो क्षति कर दी जा रही है, या तो दुरुपयोग कर दिया जा रहा है, या तो उसका गलत उपभोग कर दिया जा रहा है, तो रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन कर दिया जा रहा है। तो ये 3 चीज में से कोई चीज कर दी गई किसी व्यक्ति द्वारा। अब कोई व्यक्ति ने क्या किया, ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाया, उसका उस संपत्ति का क्या किया, उसने दुरुपयोग किया या गलत अभियोग में ले गई। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो तब क्या होगा, सहायक कलेक्टर को सूचना मिलनी चाहिए। किसको सूचना मिलनी चाहिए, हमारे सहायक कलेक्टर को। अब देखिएगा सहायक कलेक्टर को समाधान कैसे होगा, उसे कैसे पता चलेगा, तो 3 व्यक्तियों का नाम है। सहायक कलेक्टर के समाधान के लिए 3 व्यक्तियों का नाम आता है। पहला नाम आता है LMC यानी लैंड मैनेजमेंट कमेटी, उसे सूचना दे देगी कि मिस्टर फला ने ग्राम पंचायत की संपत्ति का क्षति पहुंचाई है, यानी LMC सूचना दे दे, या कोई स्थानीय प्राधिकारी दे दे, और या तो संबंधित लेखपाल दे दे, तब सहायक कलेक्टर एक्टिव हो जाएगा। तब कौन हो जाएगा एक्टिव, सहायक कलेक्टर। इसका मतलब हुआ कि ग्राम पंचायत की जमीन है या संपत्ति है, उसमें कोई क्षति, दुरुपयोग या क्या कर रहे हैं आप,
क्या कर रहे हैं, गलत अभियोग कर रहे हैं, तो सहायक कलेक्टर को सूचना कौन दे सकता है, यानी संज्ञान कौन ला सकता है सहायक कलेक्टर का, तो सहायक कलेक्टर को संज्ञानित कर सकता है कौन, पहला एलएमसी भूमि प्रबंधन कमेटी यानी लैंड मैनेजमेंट कमेटी, दूसरा स्थानीय प्राधिकारी और तीसरा संबंधित लेखपाल। और इन तीनों से सूचना यदि सहायक कलेक्टर को मिल जाती है, तब सहायक कलेक्टर क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने यह काम किया है, संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, उसे सो कॉल्ड नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी कर देगा। और कारण बताओ नोटिस में क्या कहेगा, लिखेगा कि क्यों ना आपको बेदखल कर दिया जाए और उसके लिए आपसे प्रतिकर वसूला जाए। तो जिस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी, मान लीजिए मिस्टर पी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ कि आपने सरकार की संपत्ति को यानी ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाया, तो पी क्या किया कि सहायक कलेक्टर जो है इनके नोटिस का जवाब ही नहीं दिया, सहायक कलेक्टर की नोटिस का जवाब ही नहीं दिया, या गया जवाब भी दिया तो ऐसा दिया कि सहायक कलेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, उससे लगा झूठ बोल रहा है, तो ये जो कागज पत्र दिखा रहा है बिल्कुल रॉन्ग दिखा रहा है। ऐसे में सहायक कलेक्टर क्या कर देगा कि उसे बेदखल करने का आदेश कर देगा और कहेगा कि आप यहां से बेदखल हो जाइए और आपको प्रतिकर भी वसूला जाएगा, अर्थात प्रतिकर मतलब डैमेजेस भी आपसे क्लेम करेगा और डैमेजेस भी लेगा। और डैमेजेस जो लेगा आपसे, प्रतिकर जो लेगा वो ध्यान रखिएगा वो उसी प्रकार वसूला जाएगा मानो भू राजस्व की वसूली है। और अगर मान लीजिए सो कॉल्ड नोटिस पे बंदा पहुंच गया सहायक कलेक्टर के पास और बताया कि सर देखिए ये जमीन है, इसको मुझे पट्टा कर दिया गया, तो मैं इस पर बनाया, कोई क्षति मैंने ग्राम पंचायत पे नहीं पहुंचाया, और कलेक्टर उसकी बात से सेटिस्फाइड है कि हाँ ये सही कह रहा है, नोटिस गलत इसको जारी हुई है, तो नोटिस को रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, और ये कह रहा है सेक्शन 67 ही कि अगर सहायक कलेक्टर के आदेश से आप एग्रीड हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तो आप अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर कलेक्टर के यहाँ, यानी जो सहायक कलेक्टर का आदेश है उस आदेश से 30 दिन के भीतर आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कलेक्टर के यहाँ। और इस तरह से आपने देखा क्या, इसमें 3 सेक्शन मर्ज हुए। एक तो सेक्शन 59 बताया कि कौन सी लैंड ग्राम पंचायतों में आएगी, स्टेट के थ्रू आएगी, स्टेट जो भी चाहेगा दे देगा बाय नोटिफिकेशन इन गजट। उसके बाद उसने अगर तालाब दिया है तो तालाब का प्रबंधन मैंने आपको बताया 0.5 एकड़ को लेके। उसके बाद कह रहा है कि अगर ग्राम पंचायतों की जमीन का किसी ने दुरुपयोग किया, क्षति किया, तो फिर उसकी पेनल्टी आती है सेक्शन 67। इस तरह से यह टॉपिक भी मेरी खत्म हो गई। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी टॉपिक अच्छी लगी होगी, पढ़ाई अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।